जी बेटा, अब हम लोग इन्हीं AM, GM और HM को देखेंगे कि अगर डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो, अगर डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो तो उसका फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे। लेकिन डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। क्या डेफिनेशन क्या है हमारे पास? डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ सम ऑफ वैल्यूज टू द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में डाटा आपको कुछ इस तरह से गिवन होता है, x एंड f। अब x की वैल्यूज 2, 5, 7, 10 और इनके जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज हैं वो है 3, 2, 4 एंड 6, इस तरह। और आपसे कहा गया है कि इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अब जरा डाटा को देखें, क्या बेटा आपके पास सिर्फ ये वाली वैल्यूज हैं? क्या आप लोग, आपसे कहा जाए AM फाइंड करें तो क्या आप लोग सिर्फ 2 + 5 + 7 + 10 ओवर 4 कर देंगे तो AM आ जाएगा? क्या अब ऐसे ही करना चाहिए आप लोगों को? नो सर। नो सर, अब बेटा फ्रीक्वेंसी भी है। नो सर। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये कह रहे हैं जैसे 2 वन टाइम है, 5 वन टाइम है, 7 वन टाइम है, 10 वन टाइम है, जबकि इनकी फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि भाई आपके डाटा में 2 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम है, 7 4 टाइम है और 10 6 टाइम है, राइट। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 11 में पढ़ा था कि आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, तो आप नंबर ऑफ वैल्यूज क्या बताएंगे? कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके डाटा में? 15 15 सर। 15। कैसे पता चला? सर समीशन है। समीशन एफ। समीशन एफ तो बेटा ये n चेंज हो जाया करता है समीशन एफ के साथ। जी, कोई इशू इसमें? नो सर। इसमें कोई इशू है किसी को? n चेंज हो जाएगा समीशन एफ के साथ कि हमने डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज रखनी है। तो अगर डिस्क्रीट डाटा होगा तो हम सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज रख दिया करेंगे उन्हें काउंट करके, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होगी तो समीशन एफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बन जाती हैं। उसके बाद बेटा 2 3 टाइम्स है, इसका मतलब ये कि 2 2 2, 5 2 टाइम्स है, इसका मतलब 5 एंड 5। अगर अपने डाटा को रे डाटा में कन्वर्ट करूं तो कुछ इसी तरह से लिखूंगा ना मैं इसे। यस सर। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है ना सब लोगों को? बिल्कुल यस। सर। यस सर, ये क्लियर है। जैन बेटा आपकी तरफ कोई इशू होगा इंटरनेट का? जी। अब बेटा मैंने तमाम वैल्यूज का सम लेना है AM के लिए, तो सम लेने के लिए मतलब 2 + 2 + 2, मतलब 2 को 3 टाइम्स ऐड करूं तब जाके 2 की तमाम वैल्यूज का सम बनेगा। फिर इसमें ऐड कर दूंगा 5 की दोनों वैल्यूज का सम। ऐसा ही है ना? यस सर। और फिर इन सब का जाके सम ले लूंगा, 7 की 4 वैल्यूज का सम प्लस 10 की 6 वैल्यूज का सम, फिर टोटल सम मेरे पास आ जाएगा। तो ये 2 + 2 + 2 6, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं जी सर। और 5 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, 10 आ जाएगा। यस सर। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं x और f को मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। यस सर। एफ एक्स से मुराद है फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, तो देखिए इनकी वैल्यूज का सम आता जा रहा है हमारे पास। यस सर। यस 7 सर। को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 28, 28। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 16। अब इन जी सब का सम कर लें, क्योंकि ये तो हर अलग अलग वैल्यू का सम है ना। अब इन तमाम वैल्यूज का सम कर लें तो इन तमाम वैल्यूज का सम हमारे पास आता है 104। 1044। 104। 104। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? यस सर। बेटा अब टोटल सम आपके पास कैसे यस आया? सर। अब टोटल सम आपके पास कैसे आया? समीशन एफ एक्स से।
यस सर। तो Yes, समीशन एक्स चेंज हो जाता है समीशन एफ एक्स के साथ, और समीशन एफ एक्स से मुराद है कि एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर दो। तो पहले हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया और फिर इन सब को ऐड कर दिया, तो समीशन एफ एक्स। तो अब मीन की वैल्यू क्या बन जाएगी? मीन की वैल्यू अब क्या बन जाएगी? 104/15 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 7, 6.93। जी सर। 6.93 लिख देंगे। क्लियर है बात? जी यस सर। सर। बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन की वैल्यू फाइंड करना ना आया हो? और क्या आप सब लोगों को फार्मूले की समझ आ चुकी है? अब अगर जी हमारे सर। Yes, पास sir. अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होगा तो डिस्क्रीट डाटा में मीन फाइंड करने के लिए हम लोग समीशन एक्स ओवर एन कर देंगे, और अगर डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा तो फिर हम समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ कर देंगे। डन? Yes, sir. यस और सर। बेटा Yes, sir. अगर अगर यही डाटा हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे वो क्लास लिमिट्स हों चाहे वो क्लास बाउंड्रीज हों, और हमारे पास डाटा हो कुछ इस तरह से 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, चाहे क्लास लिमिट्स हों चाहे क्लास बाउंड्रीज हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो आपको पता है ना कि क्लास बाउंड्रीज ही हैं हमारे पास। नो सर, क्लास लिमिट है सर। तो क्लास मैंने लिमिट क्लास है सर। लिमिट्स ही लिखा है, CL लिखा है ऊपर, तो इसमें लड़ने वाली की बात नहीं थी वैसे। और ये इसकी मैंने फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं। ओके, अब ओके आपसे सर। पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपके डाटा में, तो आप कितनी बता देंगे? 12। 12। लेकिन अब मीन फाइंड करने के लिए बेटा आपने इन क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड करना है, और मिड पॉइंट को डिनोट किया जाता है x के साथ। तो इसके मिड पॉइंट की वैल्यू क्या बनेगी? 4.5। 14.5। तो ये चीज तो चैप्टर 11 में पढ़ ली थी ना हम लोगों ने, मिड पॉइंट फाइंड करना। यस यस सर। सर। तो बेटा आपने क्लासेस से सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है, तो जैसे मिड पॉइंट आ गए वो x बन गया, क्लासेस का काम खत्म। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है? जी सर। तो बेटा सेम फार्मूला अप्लाई हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा हो या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि उन क्लासेस का मिड पॉइंट आपकी x की वैल्यू हो जाएगा। तो अभी भी आपने वही एफ एक्स फाइंड करके उसका सम फाइंड कर लेना है और डिवाइड कर देना है समीशन एफ के साथ, तो मीन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आई होप कि आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करना सीख चुके हैं। यस सर। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? ओके Yes, सर। sir. यस सर। ये आपके पास डाटा, और ज़रा इसमें से देखें, आप लोग AM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस सर। जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें। AM की वैल्यू फाइंड करें, अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन आप लोग ट्राई करें कि आप खुद से फाइंड करें। सर 35.1। बेटा तुमने डायरेक्ट 877.5 डिवाइडेड बाय 25 कर दिया है। जी सर। इतना एक्स्ट्रा जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। सर मैंने कहा शायद जो हुआ हुआ है। नहीं तो पेपर में एग्जामिनर उसको जो करके देगा। हाँ, जो डाटा है वो ये वाला है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज। अब फाइंड करो, एक्स्ट्रा जीनियस नहीं बनना। सर 35.1। हाँ जी, 35.1 इसका आंसर। 35.1, sir. हाँ जी, 35.1। सबको क्लियर?
Yes, sir. बेटा Yes, अब sir. अब देखें, मैंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया। आपने क्या करना था कि सबसे पहले इन क्लासेस से मिड पॉइंट्स फाइंड करने थे। तो देखें क्या ये मिड पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। Yes, Yes, sir. sir. अब क्या करना था, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन F. एफ। तो हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई आंसर, फिर इन सब को ऐड कर दिया। तो समीशन एफ एक्स आ गया 877.5 और समीशन एफ आ रहा है 25, राइट। फिर 877.5 डिवाइडेड बाय 25 किया तो हमारे पास जो ए एम की वैल्यू आ गई 35.1 आ गई। आप लोगों ने ऐसे ही फाइंड किया। Yes, sir. ओके बेटा, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर। Yes, sir. अच्छा, अब बेटा मेरी बात सुने। हम लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो मैंने कहा है कि आपने रफ वर्क से परहेज करना है। अब आपने तो रफ वर्क के लिए इन सब को लिखा होगा, हालांकि लिखा नहीं होगा तो एटलीस्ट यहाँ पे देख लिया होगा कि लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ होगा तो लाज़िम बात है आप अपने पास लिखेंगे, फिर उन सबको ऐड करेंगे। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर उठाना है। और अब आपको इतना तो पता है ना कि यार मीन फाइंड करने के लिए फ्रैक्शन यूज होगी, पता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले फ्रैक्शन ऑन कर लो ना भाई, पहले फ्रैक्शन ऑन कर लें फ्रैक्शन ऑन हो गई। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये भी पता है क्लासेस हैं तो मिड पॉइंट्स बनाने हैं। मिड पॉइंट्स बनाने के लिए बेटा सिर्फ फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट बनाएं तो इंसान को वैसे ही पता चल जाता है कि यार 20 + 11 करूं 31 डिवाइडेड बाय 2 तो ये मेरे पास 15.5 आता है। पता चल जाता है ना इतना। Yes, sir. Yes, sir. और ये भी पता है कि हर क्लास का इंटरवल सेम है। तो अगर इंटरवल सेम है और वो इंटरवल 10 का है तो नेक्स्ट मिड पॉइंट 25.5 होगा, नेक्स्ट 35.5। और ये सारी चीजें ना आप अपने माइंड में कर रहे हो, डन, मतलब कहीं लिख नहीं रहे, सिर्फ माइंड में कर रहे हो। अब आपने पहला मिड पॉइंट यहाँ पे लिखा 15.5 और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। हाँ जी, एफ एक्स हो गया। Yes, sir. उसके बाद आपने ऐड किया नेक्स्ट मिड पॉइंट। अब आपने 15.5 में 10 ऐड किया क्लास इंटरवल, तो नेक्स्ट मिड पॉइंट 25.5 मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 7. फिर आपने ऐड किया 25.5 के बाद नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या होगा। 35.5. यहाँ 35. पर नहीं देखना यार, आप लोगों ने यहाँ सोल्यूशन पे नहीं देखना, वरना क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड कभी नहीं सीख पाओगे। तो 35.5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4. प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे 35.5 प्लस 10 किया तो 45.5 मल्टीप्लाइड बाय 4. प्लस 55.5 मल्टीप्लाइड बाय 6। एंड आई होप कि आप अपने कैलकुलेटर पे ये सब कुछ कर रहे होंगे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डिनोमिनेटर में आए तो भाई अब आपने नहीं सम किया होगा कि टोटल 25 बन जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दें 5 + 7 + 3 + 4 + 6 तो सम खुद ही हो नहीं जाएगा। हो जाएगा Yes. सर। ओके, इज इक्वल टू कर दो 351/10. आ गया सर। हाँ, तो वो डेसिमल में बेटा कन्वर्ट करें तो 35.1 तो Okay, ये sir. AM की वैल्यू। तो आपको किसी किस्म का क्या रफ वर्क करना पड़ा, No, sir. तो जरूरत ही नहीं है हमें, वरना हमें पता चले कि वो आप ये सोचते रहना यार इसने ये एक्स्ट्रा शीट्स क्यों दिए हैं तो क्यों ना हम इन्हें भर लें, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। और अगर वही एक्स्ट्रा शीट्स ही भरनी है तो ये हमें 200-400 रुपए का कैलकुलेटर लेने की कोई ज़रूरत थी हैं, थी फिर कुछ ज़रूरत है 200-400 रुपए का कैलकुलेटर लेने की, बोलते ही नहीं है। नो No, सर। sir. 200-400 का ही लिया था ना No, नो sir. सर। बेटा, Sir, दो इसीलिए जवाब नहीं दे रहे थे, 400 मैं तो ये बोल रहा हूँ
ये 2,400 नहीं लिखा हुआ, इतने का नहीं मिला था तकरीबन सही है, ऑन सर। एवरेज Yes, sir. है? 2400। हाँ तो मैं तो ये बोल रहा था, तुम क्या समझ रहे थे? चले अब ज्योमेट्रिक मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा चाहे एएम हो, चाहे जीएम हो, चाहे एचएम हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा हो या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा हो, तो उसको फाइंड करने का फार्मूला एक ही होता है। बस फर्क इतना है कि अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप लोगों ने उससे मिड पॉइंट फाइंड कर लेने हैं, तो वो डाटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना होता है? अच्छा, अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जरा बताएं क्या था, बताएं जरा। जीएम फाइंड करने की डेफिनेशन क्या थी? हाँ जी, Nth root of हाँ nth root of nth root of product of values. शाबाश। Value. वरना बेटा मुझे जी ये सर। एहसास होना चाहिए कि जैसे हम आगे बढ़ते जाएं आप पीछे वाला भूलते जाएं, ऐसे ही हाँ, होना सर। चाहिए ना। हमारी सक्सेस तो इसी में है, आगे हम बढ़ते जाएं और पीछे वाला हम भूलते जाएं। तो इस वजह से मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट करवाता हूँ, भूलने नहीं दूंगा तुम लोगों को, बेफिक्र रहना। Yes, sir. अच्छा जी, अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ कि हम लोगों ने जीएम की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। तो बेटा ये डाटा गिवन है आपके पास, एक्स एंड एफ 2, 5, 7, 10, फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2, 3, 2, 4, ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर अब आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज करना होता है, प्रोडक्ट Yes, ऑफ sir. वैल्यूज। अच्छा अब ये देखें बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 4. सुभान अल्लाह, ये सर, सुभान अल्लाह, कसम से सॉरी सर, ऑस्कर अवार्ड सर, मिलना sorry. चाहिए तुम्हें इस बात पे ना। 11 सर। कोई हाल नहीं है, पता नहीं क्या भाई किसी को सोच रहे होते हो पढ़ते हुए, पता नहीं अब क्या कर रही होगी। मैं तो क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वो ऑनलाइन किसके साथ है? सर ये जल्दी करता और तुम्हें तो पता है ना जल्दी का काम शैतान का। और ये कैसे बच गए है रमजान शरीफ में भी? है नोमान, बस सर, छुप तो नहीं गए थे उस अल्लाह वक्त का- तुम? पता No, चले sir. फरिश्ते उस वक्त तुम्हें ढूंढ रहे हो कि नोमान कहाँ गए हैं। पागल आदमी। हाँ तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं? 11 सर। कैसे पता चला? हालांकि ये देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखी हुई हैं हैं? सर समीशन एफ। चल शुक्र है। और भी कोई है जिसे पता ना हो इस चीज का? है कोई? नो सर। अब देखो आप कोई बोलता ही नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने डाटा लिखा है तो असल में ये जो डाटा है वो कुछ इस तरह से है कि 2, 2, 5, 5, 5, 7, 7, 10, 10, 10, 10। क्या मैंने ठीक लिखा? यस सर। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज Yes, हो sir. चुकी हैं। अब अगर मैंने इनका Yes, sir. ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू वगैरह वगैरह, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, राइट? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सबकी। अगर अगर Yes. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाती है 125
मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर आता है 49 मल्टीप्लाइड बाय, फिर अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर आता है 1000। क्या मैंने ठीक लिखा? Yes, sir. और इन 1000 सब को के इन बाद और 4 जीरो नहीं आएंगे? एक जीरो क्या? और लगा सर। क्या कह रहे हो? यस सर, ठीक है अभी सर, ठीक। आपने कर दिया सही। अच्छा, तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो बेटा क्या इस 4 को लिखने के लिए 2 इंटू 2 करूं, या ये पॉसिबल है कि 2 रेज टू पावर 2 भी तो 4 बन सकता है? यस Yes, सर। sir. इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 3 भी तो किया जा सकता है, मल्टीप्लाइड Yes, बाय sir. 7 रेज टू पावर 2, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 4, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। Yes. Yes. अच्छा, अब ये देखें 2 5 7 10, ये सारी की सारी तो x की वैल्यूज हैं। Yes, sir. तो मैं ये कहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए x रेज टू पावर और ये 2 3 2 4 ये सारी की सारी तो फ्रीक्वेंसी हैं। क्या भाई f कर दिया करें, Yes, sir. x रेज टू पावर f करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. तो ये यहाँ पे देखें कि फर्स्ट वैल्यू रेज टू पावर उसकी फ्रीक्वेंसी f1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वैल्यू रेज टू पावर सेकंड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, थर्ड वैल्यू रेज टू पावर थर्ड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, इसी तरह लास्ट वैल्यू तक चले जाएंगे। क्या ये चीज समझ आ गई आप सब लोगों को? Yes, sir. तो बेटा यही इसी कैलकुलेशन से ही तो फार्मूला बना रहा हूं, और अब इसको रेज टू पावर क्या कर देंगे 1 ओवर समीशन f, और वो है हमारे पास 11। तो यहाँ से मेरे पास 5.7. तो यहाँ से मेरे पास इसके ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखें क्या आपको फार्मूला समझ आ चुका है? तो यहाँ पर ये जो nth रूट होता है ना, तो ये n अब कन्वर्ट हो जाता है समीशन f में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ वैल्यूज समीशन f के इक्वल होती हैं। तो जब पावर में भी लेके जाती हैं तो 1 ओवर समीशन f लेके चले जाती हैं। जल्दी से बताएं मुझे, क्या आप लोगों को फार्मूला क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आपको कोई अगर क्वेश्चन Yes, sir. क्वेश्चन दे दें तो आप मुझे उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करके दे सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. नहीं, ये तो फिर आप लोगों का एहसान होगा मुझ पर अगर आप लोग फाइंड कर लो तो, हैं? यस सर। No, sir. चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करके दें। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम, मैं मजाक कर रहा हूँ। और आपके बकौल जो हमारा आंसर है वो है 31.75. 31.75। और अब आपने तो रफ वर्क उठाया होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जीएम तो फाइंड हो ही नहीं सकता, है ना? No, sir. No, sir. Direct. अब ये देखें, आप लोग सिंपली एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट, आप लोग सिंपली ब्रैकेट ऑन करते, उसके बाद पहला मिड पॉइंट x रेज टू पावर f करना है, f रेज टू पावर x नहीं करना। तो आप यहाँ पे पहले लिख देते 15.5, पावर की प्रेस करते और पावर की में जाके 5 लिख देते, फिर राइट एरो प्रेस करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब अगर राइट एरो प्रेस ना करते ना तो वो 5 के बाद मल्टीप्लिकेशन लगा देगा, वो पावर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो आप राइट एरो प्रेस करके कर्सर को नीचे लेकर आए, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद x की सेकंड वैल्यू। अब 15.5 प्लस 10 25.5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 35.5 रेज टू पावर 3। इस तरह डाटा लिखना आ जाएगा ना बेटा? इस तरह डाटा लिखना आ जाएगा ना? Yes, sir. 55 रेज टू पावर 6 इनटू, अब जब आप गए ना पावर में, तो पावर उसके बाद फ्रैक्शन ऑन करके 1 ओवर, अब ओवर में जाके ना 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, और भाई खुद से जुबान ही ना करने बैठ जाना, मुझे पता है कि ठीक नहीं कर सकते तुम। तो
तो वहां पर पावर में फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड करते जाओ तो वो समीशन एफ बन जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही Yes, आपने sir. इज इक्वल टू की प्रेस की तो आपके सामने आपका आंसर हाजिर हो गया 31.76। क्या यही था? Yes, sir. यस सर। ओके तो देखें बिल्कुल ऐसे ही आपने अपने कैलकुलेटर को बताना है, तो आपको किसी रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कोई स्टूडेंट ना क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जल्दी से पूछें। नो सर, वो मैंने पावर के लिए ही पूछना था, वो आपने खुद ही बता दिया। चलें गुड, इसलिए मैंने कहा था 1 मिनट सब्र करो, मुझे पता था मैंने बता देना है। जी सर। जी बेटा, एएम और जीएम क्लियर हो चुके हैं आपको हर किस्म के डाटा से? Yes, sir. एचएम की तरफ चलें? Yes, sir. ऐसे आप लोग मना करते तो जैसे मैंने रुक जाना था, हैं? यस सर, इसलिए। आपको लगता है कि मैं आपके इशारों पे मतलब ये काम करूंगा? यस सर। नहीं सर, इसलिए मैंने नहीं कहा। Yes. अच्छा जी, अब बेटा ये देखें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल मैं करवा देता हूँ और नीचे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे करवा लेता हूँ, तो वो दोनों ही क्वेश्चन हमारे हैंडल हो रही हैं। इसके बाद है हमारे पास हार्मोनिक मीन। तो बेटा हार्मोनिक मीन के लिए हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? मैंने सही लिखा? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला फ्रीक्वेंसी Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन में समीशन एफ एक्स ओवर समीशन Yes, एफ। sir. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा अगर एच एम फाइंड करना होता है, एच एम की डेफिनेशन क्या थी? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो रेसिप्रोकल Yes, किया sir. तो समीशन एफ ओवर समीशन एफ एक्स रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन हो गए है। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक, Yes. इसके बाद था रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। अब बेटा Yes. वैल्यूज को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो बेटा रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज जाना है आपने। यहाँ पर समीशन 1 ओवर एफ एक्स नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा समीशन एफ ओवर एक्स, ये आएगा। वैल्यू को डिनोमिनेटर में जाना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं जाना। डन? तो अक्सर बच्चे यहाँ पर ये समझते हैं जैसे हम लोग लिखेंगे समीशन एफ ओवर 1 ओवर समीशन एफ एक्स, तो ये भी गलत है। और कुछ बच्चे ये समझते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीशन एफ ओवर समीशन 1 ओवर एफ एक्स, ये भी गलत है। तो हमारे पास करेक्ट फार्मूला ये वाला बनता है, समीशन एफ ओवर एक्स। डन? ओके बेटा? Yes. अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपने डिनोमिनेटर में जाना है तो फ्रैक्शन ऑन कर दी। फ्रैक्शन ऑन करने के बाद समीशन एफ, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दें 2 + 3 + 2 + 4, जितना भी सम होता है वो खुद कर लेगा। डिनोमिनेटर में गए, डिनोमिनेटर में हर चीज़ फ्रैक्शन में लिखनी है, तो फ्रैक्शन ऑन की। फ्रैक्शन में पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखेंगे। कहीं आप x ओवर f नहीं कर देना, सीक्वेंस याद रखना है आपने। अब आपने पहली फ्रैक्शन ऑन की, वहां पर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 ओवर 2, फिर राइट एरो प्रेस करके फ्रैक्शन से बाहर निकले, ऐड किया, फिर फ्रैक्शन ऑन की, फ्रीक्वेंसी सेकंड वैल्यू की डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू प्लस 2 ओवर 7 प्लस 4 ओवर 10, तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया है। जल्दी से वैल्यू बताएं हार्मोनिक मीन की। 4.8125. जी, तमाम स्टूडेंट के पास यही आंसर है। Yes, sir. Yes, sir. और अब बेटा क्या आप लोगों को ये फार्मूला समझ आ चुके हैं हार्मोनिक मीन का और इसकी कैलकुलेशन? Yes, sir. तो अगर अब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, मुंशी रखेंगे हम, हैं?
यस सर, बताओ। नो सर, कर देंगे खुद कर लेंगे? इंशाल्लाह सर। चलें जरा जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे हार्मोनिक मीन फाइंड करके दें। जी, कर लिया सब लोगों ने? यस। एंड आंसर इज 28.48। 28.486। इकरा वीडियो ऑफ करो। और क्या आपने इस तरह से ये कैलकुलेशन की? ये देखें, 486 को मैंने 49 कर दिया। जी बेटा, ओके। यस सर। 486, और आपने अपने कैलकुलेटर पे बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था डाटा? जी। और यस सर। अब बताएं, क्या आप लोगों को किसी किस्म की जरूरत पड़ी ये किसी रफ वर्क करने की? नो सर। चलें, गुड गुड। अब यहाँ पर देखें बेटा, क्या ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ? ये जरा थ्योरी का पॉइंट पढ़ें। क्या ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ? यस सर, फर्स्ट पॉइंट बता दिए। फर्स्ट पॉइंट की ही मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? अब देखें, ये मेरे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, वहां पर भी देखें तो AM की वैल्यू 35.1, GM की वैल्यू 31.76, HM की वैल्यू 28.49। तो बेटा अगर एक ही सेट ऑफ डाटा हो विद डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज डिफरेंट हो, वैल्यूज सेम ना हो, तो फिर AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। लेकिन बेटा अगर मेरे पास सेट ऑफ डाटा है ये वाला, ये इसको यूं समझ लें, तो जरा इसका AM GM और HM फाइंड करना। एक ही सेट ऑफ डाटा लेकिन विद सेम ऑब्जर्वेशन के एक ही वैल्यू बार 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 रिपीट होती जाए, तो जरा AM GM HM फाइंड करना। बताएं। क्या EM की वैल्यू 10 आती है? हमजा? यस सर। जी। आयशा, ये GM फाइंड किया? नो सर, कर रही हूँ। चलें चलें, शाबाश शाबाश, जल्दी करें। तो आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब एक ही सेट के अंदर तमाम ऑब्जर्वेशन सेम सेम हो, तो AM GM और HM तीनों उसी ऑब्जर्वेशन के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फॉल नहीं करती। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM। और ये हम कब कहते हैं? जब एक ही सेट के अंदर सेम ऑब्जर्वेशन हो। लेकिन अगर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो तब हम लोग ये वाली बात करते हैं। डन बेटा? बात क्लियर Yes, हो sir. चुकी है सब लोगों को? यस तो आपसे आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आपने उसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है कि स्टेटमेंट के अंदर वो आपसे बात क्या कर रहा है। अगर वो आपसे बात करेगा कि विद डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, डाटा के बारे में अगर वो आपको बता देता है कि विद डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, तो आपने AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM वाली बात करनी है। और अगर वो आपसे कह देता है विद सेम ऑब्जर्वेशन, तो आपने इक्वलिटी के साथ बात करनी है। लेकिन अगर वो डाटा के बारे में आपको नहीं बताता कि सेम है या डिफरेंट है, सिर्फ वो ये कहता है विच
is the which of the following statement is true about AM GM HM? तो बेटा आपने इक्वलिटी और ग्रेटर देन दोनों के साथ आंसर करना है।